हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर और टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम होता क्या है कि अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो फंडामेंटल थ्योरम होती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबका बिल्कुल सेम आता है। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम है। ओके, अब आप कहोगे कि समझ में ही नहीं आया कि कैसे मैम ने समझाया। तो इसकी थ्योरम या कुछ भी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ समझना होता है कि फंडामेंटल थ्योरम है क्या। तो फंडामेंटल थ्योरम है कि ये कंपोजिट नंबर है हमारे, कंपोजिट नंबर्स कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है इसका। कि प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होता है और इफ वी इग्नोर द ऑर्डर, अगर हम इसके ऑर्डर को इग्नोर कर दें तो ठीक है, अगर हम इसका कोई भी ऑर्डर है और उसको इग्नोर कर दें कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया और हमने उसका इग्नोर कर दिया तो आपके पास इसका जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल सेम आ जाएगा। ओके, स्पेलिंग सही कर देते हैं। अब कैसे आप समझोगे कि मैम हमें कंपोजिट नंबर भी नहीं पता, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं पता। तो पहले हम क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर देखते हैं। कंपोजिट नंबर्स कि कंपोजिट नंबर में आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देती हूँ जिससे आपको हमेशा ध्यान रहेगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। एक से बड़े नंबर, एक से बड़े नंबर जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर नहीं होते हैं। कि मैं आपने बिल्कुल इसी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि आपको आराम से याद रहे। ठीक है, एक से बड़े नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं वो प्राइम कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हमें प्राइम नंबर भी नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आपको याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स हम किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं एक से बड़े नंबर, एक से बड़े नंबर, एक से बड़े नंबर्स जो अपने और वन की टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा है, आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, एक से बड़े वो नंबर जो एक तो एक में नहीं आते हैं और अपने और एक की टेबल में आते हैं, वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, हाँ ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एक से बड़े वो नंबर जो एक की टेबल में आते हैं, अपने और एक की टेबल में ही आते हैं और किसी टेबल में यूज नहीं होते हैं। तो कौन कौन से नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। और इनके अलावा जो नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे 2, 3 हो गया, 4, 6, 8, 9, 10, 12, इसके बाद आ गया 14, 15, 18, ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं। क्योंकि डेफिनेशन ही यही है, एक से बड़े नंबर्स
जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ये सब एक से बड़े नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने और एक ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में ये नंबर नहीं आते, वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। तो यानी ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो केवल खुद की ही टेबल में आते हैं। अब जैसे 2 है, खुद की टेबल में आता है, 3 खुद की टेबल में आता है, 5 खुद की टेबल में आता है। हम इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर क्या होंगे? एक तो ये खुद होगा और एक नंबर होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर के ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे 4 है, फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 2, 6 है 2 × 3 फैक्टर्स किए, 8 के फैक्टर्स पॉसिबल है, यानी अदर नंबर्स भी आते हैं। तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर और ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो अब बहुत अच्छे से आप समझ आ गया होगा कि हम कंपोजिट नंबर्स किसको बोलते हैं और हम प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे बात आती है यहाँ पर कि कंपोजिट नंबर्स हैं, अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो यूनिक ही होता है। कैसे? कोई भी मैं एक नंबर देती हूँ आपको 60, जैसे मैंने दिया 60 नंबर और मैंने इसको क्लास में कहा कि आप इसको फैक्टराइज करो इस नंबर का, तो पूरी क्लास का फैक्टराइजेशन बिल्कुल सेम आएगा अगर वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो। कि ऑर्डर चेंज हो सकते हैं कि कोई नंबर पहले आ रहा है, कोई नंबर बाद में आ रहा है, लेकिन उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो इसलिए कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो यूनिक होता है, बिल्कुल यूनिक, पूरी क्लास का सेम होता है। इफ़ वी इग्नोर द ऑर्डर, तो हम उसका ऑर्डर क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको समझाते हैं, फैक्टराइजेशन सबने पढ़ा हुआ है क्या होता है, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। ओके, अब जैसे हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन, हम शुरू से ही फैक्टराइजेशन को पढ़ रहे हैं तो सबको ये समझ में आता है कि फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कोई भी नंबर लिया, कोई भी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 54 नंबर, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, 2 से किया सबसे पहले 27, फिर हमने 3 से किया, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। तो जब हमने इसके फैक्टर किए 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है, ये 54 के क्या आ गए? फैक्टर्स। तो ये सब क्या है आपके पास? ये फैक्टर्स ही तो हैं, ये फैक्टर्स ही किए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जब भी हम फैक्टर्स करते हैं ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स ही होते हैं, ये सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, हो सकता है आगे इंक्रीज हो जाए नंबर तो उसमें और नंबर आ जाए आपके पास। तो जितने भी आप फैक्टर्स करते हो वो सारे प्राइम नंबर ही होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि फैक्टर करते हैं, जब हम उसके फैक्टर करते हैं तो वो सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और जिसका हम फैक्टर करते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर, तभी तो उसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर्स। अब आप देखो कि फैक्टर्स हम किसको कहते हैं या हम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर को उसके फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखना क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। कि किसी भी नंबर को उसके फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जितने भी नंबर होते हैं उन सबको हम प्रोडक्ट में ही तो लिखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर कि फंडामेंटल थ्योरम जो हम समझा रहे थे वो क्या है। जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन सबका यूनिक होता है, और अगर हम उसके ऑर्डर को इग्नोर कर दें तो ये सब फंडामेंटल थ्योरम में आता है। इसीलिए उसने आगे एक बात कही है कि अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, जैसे अगर मान लीजिए मैंने इसका 54 का फैक्टर किया तो हो सकता है पहले 3 से कर दें हम, 3 1 सा 3 और यहाँ आगे 3 8 सा 24, फिर 2 से किया, फिर हमने 3 से किया,
फिर तो आपने फैक्टर तो किए, फैक्टर फिर भी यूनिक है, देखो यहाँ पर 2 3 3 3 2 3 3 3 फैक्टर्स फिर भी सेम आ रहे हैं, लेकिन हमने इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो पूरी क्लास का जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो बस यही फंडामेंटल थ्योरम थी कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं, और अगर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम थी और कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप ये नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब हम करते हैं एग्जाम्पल स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। Okay, consider the number 4 raised to power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 power n ends with the digit 0. यानी हमें ये देखना है कि आप ऐसा क्या नंबर ला सकते हो कि जिसमें ये 0 आ जाए। अगर हम 4 के फैक्टर्स करते हैं तो क्या हमें 0 मिलेंगे? चेक करके देखो। 4 के फैक्टर जब हम करते हैं तो हमें सिर्फ 2 इंटू 2 मिलता है, क्या पॉसिबल है वहाँ 0 आ जाएगा? नहीं। तो वो समझना है कि आप इसको कैसे लिखोगे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ये समझाने के लिए ही बता रही हूँ मैं आपको कि आप लिख सकते हो। वैसे तो सिंपल है कि हम किस तरीके से इसको लिखते हैं। एक मिनट। ओके, इन एनी नंबर एंड डिजिट 0, किसी भी नंबर की अगर एंड डिजिट 0 लानी है तो कैसे आती है? उसमें आपके साथ 2 के साथ 5 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक 2 है तो उसके साथ में एक 5 होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पास में क्या आएगा? 10 मिलेगा और एक 0 आएगी। ठीक है, यानी पेयर हमारा ये बनना बहुत ज़रूरी है एक 0 के लिए। ओके, यानी हम कैसे समझ सकते हैं इसको? टू गेट 1 एंड डिजिट 0 हमें क्या चाहिए? 2 इंटू 5, यानी एक पेयर चाहिए हमें, 1 पेयर। अगर आप लिखते हैं यहाँ पर 2 zeros, अगर आपको 2 0 चाहिए एंड में, इफ गेट 2 एंड डिजिट 0, तो क्या चाहिए आपको? 2 तो एक पेयर, ये हो गया 2 इंटू 5, एक पेयर और चाहिए आपको 5। तो आप देखो, आपको 2 0 का पेयर मिलेगा, 10 इंटू 10 यानी 100 मिल जाएगा, 2 zeros। ओके, तो इस तरीके से हमें ये समझ आ रहा है कि जब भी हमें 10 की रिक्वायरमेंट होती है तो एक 2 के साथ एक 5 का होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये पॉसिबल है आपके पास में? 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या यहाँ पर 10 आ सकता है? नॉट पॉसिबल। तो जब भी आपको 10 का पेयर चाहिए, यानी आपको जब भी एंड डिजिट में 0 की रिक्वायरमेंट है, तो एक 2 के साथ में एक 5 का पेयर बहुत ज़रूरी है। मतलब ये पेयर का पैटर्न है। तो क्या यहाँ पर ये पॉसिबल हो रहा है? तो वो हमें समझाना है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या नोट करेंगे यहाँ पर? we do not have 5 as a factor in 4 raised to power n, and hence we do not have pair 2 into 5, so and digit can never be 0। ठीक है, उससे पहले आप क्या दे सकते हैं यहाँ पर? उससे पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, इसको रफ कर देते हैं, ये आपको सिर्फ समझाना था। इससे पहले आप क्या बता सकते हैं यहाँ पर? जैसे कि 4 पावर क्या है? n।
तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 4 के जब हमने फैक्टर किए 2 इंटू 2 होल पावर n, तो आपने जब यहाँ देखा 2 रेज टू पावर 2 और होल पावर n, यानी हमें कैलकुलेशन मिली 2 रेज टू पावर 2n। तो हमारे एंड डिजिट में 0 आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि 2 अकेला है, इसके साथ 5 नहीं है। उसका रीजन हमने दे दिया, वी डोंट हैव 5 एज अ फैक्टर इन 4 रेज टू पावर n एंड हेंस we don't have a pair 2 into 5, so end digit can never be a 0। आपको सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन देना है, यही आपका आंसर है। ओके, इस तरीके से एक क्वेश्चन और है हमारी एक्सरसाइज में, जिसमें यहाँ पर लिखा है 6 पावर n, तो उसको भी आप बिल्कुल सेम पैटर्न में कर सकते हो। अगर आपके पास 6 पावर n है तो आप क्या लिख देंगे, 2 इंटू 3, क्योंकि 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 होते हैं, वो लिख दिया। आगे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n। यहाँ पर भी आपके पास 5 नहीं है, तो आप यहाँ पर भी आंसर दे सकते हो, सेम आंसर। वी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर इन 6 रेज टू पावर n एंड हेंस वी डोंट हैव अ पेयर 2 इंटू 5, सो एंड डिजिट कैन नेवर बी अ 0। ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा सेम। ओके, तो ये आप आराम से नोट कर सकते हैं। अभी जो आपके पास सॉल्यूशन है वो 4 रेज टू पावर n का बताया था मैंने, तो आप 4 रेज टू पावर n का ही नोट कर सकते हैं। ये अभी जो है आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है, उसी में हम 6 रेज टू पावर n का भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बहुत ईजी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करना। अब जैसे आपका 6 है, 6 तो के प्राइम फैक्टर्स आपने किए 2 इंटू 3, ओके, 20 के फैक्टर्स किए, करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे 2 इंटू 2 4 इंटू 5, ये हो गया आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब आपको इसमें एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हम कैसे पता करते हैं कि ये एचसीएफ ही है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट है आपका एलसीएम। एलसीएम को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट हाईएस्ट, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF, अब आपको इसमें से HCF देखना है, यानी लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में सबसे कम पावर किसके, यानी हम कैसे पता करते हैं कि इसका HCF क्या होगा। दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, सिर्फ 2। इसमें भी एक 2 है, इसमें भी है। प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जिसमें सबसे कम पावर है, यानी 2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ 1, तो जिसमें 1 बार पावर है वो आपको कॉमन निकालना है। तो हमने इसमें से 1 पावर इस पर है, 1 पावर इस पर, तो कॉमन ले लिया, यानी ये हो गया आपका लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी HCF। ओके, अब हमें देखना है LCM। LCM का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट पावर किस पर है, तो आप देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ पर इसको हम 2 इंटू 3 ही लिखेंगे, 2 पावर 1 3 पावर 1। इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 यहाँ पर, और ये हो गया इंटू 5। हाईएस्ट पावर 2 दोनों में है, पर हाईएस्ट पावर किस में है, इस पर, तो आपने 2 पावर 2 ले लिया। और 3 और 5 दोनों में है, तो आपको दोनों में से एक में से 3 और एक में से 5 को भी यूज़ करना है, ये 3 ये 5। यानी इसका मतलब है एलसीएम का कि दोनों के पास जो नंबर है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, जो दोनों में कॉमन है, लेकिन दोनों में हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास। तो
तो वो हमने सबसे पहले लिखा, जो बचे हुए नंबर हैं वो भी लिख दिए, लेकिन अब इसमें 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पर 2 पावर 1 आ चुकी है, इसलिए। तो जो बचे हुए नंबर्स हैं उसको भी नोट करना है, 3 पावर 1 और 5 पावर 1, जिसको हम 3 और 5 ही बोलते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3 × 5। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, 60। यानी हमारा HCF क्या है, 2, और LCM क्या हमने कैलकुलेट कर दिया इसका, 60। ये हो गया आपका क्या आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी सबसे पहले आपको इसका HCF बताना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 96 के फैक्टर करते हैं, क्या आएंगे आपके पास में, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 12, फिर यहाँ पर 2 6 12, 2 3, और यहाँ 3 1 3। तो ये हमारे 96 के फैक्टर। अब आता है 404, इसके फैक्टर करते हैं आपके पास। तो 2 2 4 0, 2 1 और 101 किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए 101। ओके, अब हम यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। ओके, 96 के फैक्टर किए आपने, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, और आपने यहाँ किए 404 के, तो ये हो गया 2 × 2 × 101। HCF कितना आ गया आपके पास में, क्लियर दिख रहा है, 2, एक ये है, एक यहाँ पर ये 2 है। तो हमने और कोई नंबर रिपीट नहीं है, यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों के फैक्टराइजेशन में हो, सिर्फ 2 और 2 के अलावा। तो एक बार 2 ये लिख दिया, एक बार 2 ये लिख दिया, ये क्या हो गया आपके पास, 4। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें हम एलसीएम नहीं ले सकते, नंबर्स बहुत सारे हैं, तो एक मेथड और होता है हमारे पास एलसीएम कैलकुलेट करने का, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इंटू HCF इंटू LCM। तो हम लिख सकते हैं HCF A इंटू B, ये फॉर्मूला है, A एंड B मल्टीप्लाई LCM किसका, जो आपके पास 2 नंबर हैं, यानी ये 2 नंबर का HCF, इन्हीं दोनों नंबर का LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी A इंटू B, यही तो नंबर्स हैं। तो HCF आपने क्या निकाला इसका, 4, 96 और 404 A और B थे, हमने इसका HCF कैलकुलेट किया 4 इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब है 96 इंटू 404, यानी A नंबर ये है और B नंबर ये है। अब आपको LCM कैलकुलेट करना है, तो LCM क्या आ गया आपके पास में, 96 इंटू 404, और इसमें डिवाइड कर दिया आपने किससे, 4 से। ये 4 से हमने इसको कैंसिल किया, 101, तो 96 इंटू 101 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 101 में 96 से करेंगे 606, 9 1 9, 0 6969, आंसर आ गया 9696। क्या आ गया आपके पास, LCM। आप अगर चाहते हैं तो हम इसको फैक्टर से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5, 2 raised to power 5, 3 into 101, तब भी आपके पास एलसीएम यही आएगा। 2 हाईएस्ट पावर 5, एलसीएम के लिए 3 into 101, तो ये हो गया 303, और 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 48। 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 2 32, सॉरी। ठीक है, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 3 6, 0, 2 3 6, 3 3 9, 0 3 3 9। आंसर हमारा तब भी सेम ही आ रहा है।
ठीक है, तो आप इस मेथड से करो या एलसीएम वाले मेथड से करो, तब भी आपके पास दोनों में आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी कर सकते हो, इस मेथड से भी और एलसीएम जो आप लेते हो उस मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 8, सिंपल है ये बहुत। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 6 के फैक्टर तो हम इजीली कर सकते हैं 2 × 3। 72 के फैक्टर करके देखें या आप कर सकते हो। ओके, करते हैं इसके। टू इंटू 2 2 सा 4 2 सा 8 8 3 सा 24 24 3 सा 72। ओके, अब आपके पास है 120। टू इंटू 3 × 3, यहां पर हमने इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। ओके, अब हमें इसमें क्या पता करना है आपको, HCF। HCF का मीन्स जो सबके पास नंबर है, तो सबके पास देखो 2 है और सबके पास 1 टाइम 3 है, सेकेंड टाइम 3 सबके पास नहीं है, 2 सबसे कम यहाँ पर है, इसलिए सब में से कॉमन लेना है, लीस्ट पावर कॉमन फैक्टर। तो आपने यहाँ लिख दिया 2 और 1 टाइम लिख दिया हमने 3, यानी HCF क्या आ गया हमारे पास में 6। अब हमें देखना है LCM। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो वो ओनली 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है, आप उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, वो ओनली 2 नंबर्स के लिए हमें नोट करना है और किसी में नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम LCM देखते हैं, तो LCM में हम यहाँ देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर 3 यहाँ पर है और 2 की हाईएस्ट पावर ही यहाँ पर है, तो एक बार ही आपको लेना है हाईएस्ट पावर, यानी हमने ये ले लिया यहाँ पर से 2 × 2 × 2, ये ले या ये, दोनों का मीनिंग एक ही है, सेम मतलब है। अब यहाँ देखते हैं हम 3 की हाईएस्ट पावर इसके पास है, तो हमने 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर लिख दी, क्योंकि 3 3 नंबर में है, बट हाईएस्ट पावर किसके पास है वो देखना है, हाईएस्ट पावर इसके पास है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हाईएस्ट पावर। ओके, 5 सिर्फ सिंगल टाइम है यहाँ पर, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। अब आप मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, कितना आ गया 360, यानी ये क्या आ गया हमारा LCM। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 × 5 कितना हो गया 10, 2 × 2 4 4 9 36, 36 × 10 कितना आ गया आपके पास 360, क्या आ गया आपका इसका LCM। ओके, तो इस तरीके से हमें समझ के करना है LCM कैसे करना है और HCF कैसे करना है। ओके, आई होप कि फंडामेंटल थ्योरम्स के साथ जो मैंने आज आपको एग्जांपल्स कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना आपको कैसे समझ आए। ओके, थैंक यू।